आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन पुस्तक की है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑलरेडी हमने जो है सेट नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है और अभी हम जो है सेट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष और सत्यजीत रे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वंदे मातरम जो है यह हमारा जो है क्या है, राष्ट्रीय आपका जो है यह गीत है वंदे मातरम। और अगर आपको पूछता कि राष्ट्रीय गान पूछ ले तो क्या बोलिएगा, तो राष्ट्रीय गान में आपका जन गण मन हो जाएगा। जन गण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, तो ये तो होगा नहीं, समझ गए। और वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना कि वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया, तो याद रखिएगा कि अरविंदो घोष ने जो है वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है ना जी। अरविंदो घोष ने मदर आई वो टू डी नामक शीर्षक से जो है इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि आपका चैत्र प्रथम प्राय पड़ता है इस दिन को। जो आपका चैत्र होता है ना, प्रथम आपका जो है पड़ता है किस दिन को, बताइएगा। जनवरी 1 को, अप्रैल को, फरवरी को और मार्च को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैत्र से जो है आपका साल का महीना स्टार्ट होता है और फागुन में जाकर आपका खत्म होता है। तो चैत्र प्राय जो होता है पड़ता है किस दिन को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैत्र आपका प्राय जो होता है मार्च 22 को पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं कि सदा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते जो है यह आपको कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गीता से, मुंडक उपनिषद से, रामायण से, मनुस्मृति से। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है ना, यह आपका जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप सभी लोग जानते होंगे कि रेड क्रॉस को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड कमेंट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका रेड क्रॉस, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है ना, इसका मुख्यालय जो है ना कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए ना, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि द ऑडेसिटी ऑफ होप, समझ गए। ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा। ऑप्शन देखिएगा, G.W. बुश, मनोहर सिंह, ओबामा और बिल विलिंगटन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपका द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है ना, थॉमस ऑन रिक्यूमेंट द अमेरिकन ड्रीम्स पुस्तक नामक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को नाम को जो है ओबामा ने लिखा था। क्लियर है ना, याद रखिएगा। और इसको प्रकाशन जो है कब किया गया था, तो 2006 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। क्लियर है ना जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ बताइए। एडी का क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, जीसस की मृत्यु पश्चात, एनो डोमिनी और एज डार्क और आफ्टर डोरियंस, बताइएगा। तो मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका मतलब आप लोगों को बताना है समय के संदर्भ में प्रयुक्त एडी का मतलब क्या था। ईसा पूर्व, और आपने देखा होगा ना इतना ईसा पूर्व, तो एडी का जो मतलब होता है ना आपका एनो डोमिनिए से होता है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, समझ गए। और हमारे प्रभु का वर्ष माना जाता है इसे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 नंबर। समझ गए ना जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बिहार। म्यूजियम की बात कर रहे हैं, यानी इंडियन म्यूजियम जो होता है भारत का सबसे बड़ा जो है संग्रहालय है। तो बताना है आपको कि यह जो है कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो है आपका कोलकाता में सबसे बड़ा जो है संग्रहालय स्थित है, समझ गए। और इसकी मतलब स्थापित का जो संग्रहालय है ना वो कब किया गया था, तो 1814 में किया गया था। क्लियर है ना, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धनवंती और भास्कर। तो हिंदू धर्म में जो है विष्णु के अवतार माने जाने वाले
धनवंती वेदों और पुराणों के परंपरागत देवी देवताओं के चिकित्सा के और आयुर्वेदिक के भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनवंती। क्लियर है ना? धनवंती याद रखिएगा। यह जो है आपको आयुर्वेदों को ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इनके पास जो है आयुर्वेदिक ज्ञान और पुराणों के ज्ञान बहुत ज्यादा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान के किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जो है संविधान की आपके 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी। याद रखिएगा। समझ गए? 10वीं अनुसूची को जो है दल बदल के आधार पर जो है अयोग्य परिभाषित करने के रूप में डाला गया था। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 80 नंबर, और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित नहीं है? आपको बताना है। यानी कौन सा अधिकार जो है सार्वभौमिक मतलब सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है? समान नागरिक संहिता, जंगलों का संरक्षण और सुधार और सुरक्षा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, मैं बता दूं कि जो हमारा संविधान है उसमें जो है मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है। तो समान नागरिक संहिता ये भी नहीं उल्लेखित है, जंगलों का संरक्षण और सुधारों का संरक्षण ये भी नहीं मतलब संदर्भित है, उल्लेखित है मानव अधिकारों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2, ए और बी दोनों सही नहीं है। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 81 नंबर है, और यह प्रश्न बोल रहा है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि भगत सिंह और उनके मित्रों को निम्नलिखित में से जो है 8 अप्रैल 1929 में जो है इन्होंने क्या किया था? विधानसभा में मतलब बम फेंक दिया था। मतलब याद रखिए कब फेंका था, ये भी याद रखिएगा। 8 अप्रैल मैंने आपको बताया था 1929 ईस्वी में, और उनको फांसी कब दी गई थी? 1931 ईस्वी में जो है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? देखिए क्या होगा इसका आंसर, सेंट्रल असेंबली में बम कांड। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। और यह प्रश्न हमने कितनी बार आपको कराया है, कितनी बार बताया है, समझ गए ना? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है संघ के द्वारा जो है लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा जो है एकत्र और विनियोजित किया जाता है? मुद्रा शुल्क, यात्री और माल कर, संपत्ति शुल्क या समाचार पत्रों पर कर? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है वो होता है मुद्रा शुल्क। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए ना? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक था कौन था? बताइएगा। अलिया रामाराय, वेटकर 3 और वीरंगना 3, अच्युता देव राय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। श्रीरंगा थर्ड जो था ना वो आपके विजयनगर साम्राज्य के जो है अंतिम शासक थे। समझ गए? और चाचा विकेंटर की मृत्यु के बाद वो बने थे। क्लियर है ना? जी। और यह जो आपके वीरंगना थे वह किस वंश से थे ये भी पूछ लेगा। तो यह जो है आपके निम्नलिखित में से याद रखिएगा कि राजवंश से संबंधित रखते थे। कौन? अरविंदो, अरविंदु, अरविंदु राजवंश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? समझ गए? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, परमानंद दायनी देव, दक्षिण शिखर, पश्चिम शिखर, श्वेत पर्वत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्वेत पर्वत। समझ गए ना? और यह जो है क्या है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है ये आपका धौलागिरी शिखर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि वरंगल का किला जिसकी अलंकृत द्वार अब तेलंगाना राज्य का आधिकारिक प्रतीक है, किस राज्य वंश द्वारा इसकी निर्माण किया गया था? यानी वरंगल का किला जो है किस मतलब राजवंश के द्वारा निर्माण किया था? ऑप्शन देखिएगा। विजयनगर राजवंश, चंदेल राजवंश, काकतीय राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, और यह जो था काकतीय राजवंश के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, जो आपका वरंगल का किला है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि वाइपीन द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और घनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? आपको बताना है कि वाइपीन द्वीप, मैंने इसके बारे में बताया था कि वाइपीन द्वीप जो है ना यह जो है भारत नहीं अरब सागर के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। वहां पर बहुत ही ऊपर खाबर वाला घनी आबादी है। यह जो है त्रिवेंद्रम, कालीकट, मंगोल और कोची। बताइए कहाँ पर है? ये मैंने आपको शायद बताया था कि जो आपका ये भारत का नक्शा होता है ना ये बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो कहाँ पर है बताइएगा? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? याद रखिएगा केरल के कोची में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 4। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि
उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवेद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जॉन मेडाल क्रिन्स, एडम स्मिथ, जोसेफ स्टिल्गिट्स और मिल्टन फ्रीडमैन। क्या होगा? तो मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से आपके जो है अर्थशास्त्री वो है जिन्होंने जो है आपके अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे, तो मिल्टन फ्रीडमैन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा कि यहाँ पर यह जीएसटी से पूछा हुआ है। जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष परिकृत है। पैन कार्ड नंबर, राशन कार्ड और आपको जो है आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर। यानी आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपके जीएसटी धारक होते हैं ना, उनको जो है 15 अंकों का एक अंक मिलता है, तो वो किसमें मतलब जोड़ना जरूरी होता है। जीएसटी संख्या के अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रकृति है, तो वो आपका जो है पैन कार्ड है। क्या है? पैन कार्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड जो आपका शुरुआत की गई। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि पिन कोड में कितने संख्या होते हैं, तो 6 संख्या होते हैं, याद रखिएगा ये वाला। और पिन कोड की शुरुआत जो है कब से की गई थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पिन का जो फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, और इसकी शुरुआत जो है 1972 में किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2, 1972 में किया गया था। 15 अगस्त 1972 में जो है आपकी इसकी शुरुआत की गई थी। पिन में जो है 6 नंबर होते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 90 नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि इबेरियन प्रायद्वीप बनाने के लिए निम्न में से कौन सा देश का संयोजक होता है? बताइएगा। इबेरियन प्रायद्वीप एक पहाड़ी क्षेत्र है और इसको बनाने के लिए जो है कौन सा देश जो है संयोजक होता है? वर्तमान का इराक और सीरिया, वर्तमान का स्पेन और पुर्तगाल, वर्तमान का उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, वर्तमान का उरुग्वे और अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा वर्तमान का स्पेन और पुर्तगाल जो थे आपके क्या थे? देशों का संयोजक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों को।